कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर कांड के बाद लोगों का गुस्सा अब तक कम नहीं हुआ है और लोग अब भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों। पर इस देरी की एक बड़ी वजह कोलकाता सरकार और कोलकाता पुलिस भी बताई जा रही है, जिन्होंने इस केस में बहुत लापरवाही की है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब 22 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बलात्कार और हत्या की पूरी टाइमलाइन रखी, तब कोलकाता पुलिस द्वारा बताए गए कई पॉइंट्स उन डॉक्टर के माता पिता की बताई गई बातों से मिल नहीं रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ प्राची खंडेलवाल और क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको शुरुआत से समझाती हूँ। तो 22 अगस्त को जब कोर्ट के सामने घटनाक्रम पेश किया गया, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि कोलकाता शहर की पुलिस ने प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया है, लेकिन सीबीआई की जांच और पीड़िता के माता पिता ने जो बातें कोर्ट में बताई और कोलकाता शहर पुलिस ने जो बातें बताई, उनमें काफी बातों में कई अंतर था और दोनों मेल नहीं खा रही थी। अब पहले तो ये जान लीजिए कि कोलकाता पुलिस ने क्या कहा और पूरी टाइमलाइन क्या पेश की गई। 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे एक फर्स्ट ईयर के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने दूर से डॉक्टर के शव को देखा। उसके बाद उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टर्स को बताया और उन लोगों ने आरजीकर कॉलेज और अस्पताल के अधिकारियों को बताया। फिर 10:10 पर ताला पुलिस स्टेशन को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पुलिस चौकी से घटना की सूचना मिलती है। पुलिस को बताया जाता है कि आपातकालीन बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार रूम में लकड़ी के मंच पर एक महिला की बॉडी बेहोशी की हालत में पड़ी है। उन्हें बताया जाता है कि शव अर्धनग्न अवस्था में है। सूचना को सामान्य डायरी एंट्री के रूप में दर्ज किया जाता है और पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना होती है। अब 10:30 बजे पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचते हैं और सब कुछ नोट किया जाता है। सीनियर अधिकारियों को सूचित किया जाता है और जहां ये हादसा हुआ उस सेमिनार रूम को सुरक्षित कर लिया जाता है ताकि सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। 10:52 पर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पीड़िता के परिवार को सूचित करता है और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है। 11 बजे एक होमिसाइड यानी हत्या की जांच करने वाली टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। दोपहर 12:25 पर जासूसी विभाग के वैज्ञानिक विंग के फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। दोपहर 12:29 पर शव की पहली तस्वीर ली गई। फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंचे, साथ ही कोलकाता पुलिस के कई सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। 12:44 पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने पीड़िता की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर 1 बजे पीड़िता के माता पिता अस्पताल पहुंचे, अधिकारियों से मिले और 10 मिनट बाद उन्हें सेमिनार कक्ष में ले जाया गया। 1:47 पर पीड़िता का मेडिकल सर्टिफिकेट और मृत्यु प्रमाण पत्र पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारी ने शरीर पर चोटों के निशान दर्ज किए, जिसमें गुप्तांग भी शामिल है और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया। अब दिन के 3 बजे पीड़िता के परिवार और सहकर्मियों ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और वीडियोग्राफी के तहत पहले सिर्फ बोलकर और फिर लिखित रूप में जांच और पोस्टमार्टम की मांग की। फिर 4:10 पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट घटना स्थल पर पहुंचे। 4:20 से लेकर 4:40 तक जांच की गई। पीड़िता के परिवार और सहकर्मी मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। शाम 6:10 से लेकर 7:10 तक न्यायिक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में फॉरेंसिक डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पीड़िता के परिवार के सदस्य और सहकर्मी मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। रात 8 बजे डॉग स्क्वाड घटना स्थल पर पहुंचा। रात 8:37 से 8:52 के बीच घटना स्थल की 3D मैपिंग की गई। 8:30 बजे से 11:15 तक फॉरेंसिक टीम ने 40 साक्ष्य जब्त किए। इसकी वीडियोग्राफी की गई और स्थानीय गवाह भी मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। फिर 11:45 पर पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर बलात्कार और हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि संदिग्धों की जांच और पीड़िता के सहकर्मियों से पूछताछ 9 अगस्त को शुरू हुई थी। अगली सुबह 10 बजे आरोपी संजय रॉय को लंबी पूछताछ और अपराध स्वीकार करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक वो एकमात्र गिरफ्तारी है, जिसकी जांच अब कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई कर रही है। अब आते हैं सारे अहम सवाल। सबसे पहला तो ये कि पुलिस टाइमलाइन के अनुसार शव को सबसे पहले सुबह 9:30 बजे देखा गया
और ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर ने दोपहर 12:44 पर मौत की पुष्टि की, यानी 3 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। जब स्थानीय पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया तो उन्हें बताया गया कि एक महिला बेहोशी की हालत में मिली है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये जानने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि ये शव है या नहीं। डॉक्टर पुलिस को ये बता रहे हैं कि एक बेहोश बॉडी है। दूसरा सवाल ये कि पीड़िता के माता पिता ने कोलकाता हाईकोर्ट को बताया कि उन्हें सुबह 10:53 पर अस्पताल से फोन आया और बताया गया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है। 11:15 बजे एक और कॉल आया जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन में केवल एक कॉल की बात की गई और आत्महत्या का कोई उल्लेख है ही नहीं। तीसरा सवाल ये कि क्या पीड़िता के माता पिता को इंतजार करवाया गया। कोलकाता हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में डॉक्टर के माता पिता ने कहा कि उन्हें शव देखने की अनुमति देने से पहले 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। पीड़िता की मां ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से अपनी बेटी का शव देखने की भीख मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन पुलिस की टाइमलाइन के अनुसार अस्पताल पहुंचने के कुछ ही समय बाद माता पिता को सेमिनार हॉल में ले जाया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने भी उच्च न्यायालय को बताया कि माता पिता को इंतजार नहीं करवाया गया। चौथा सवाल, कोलकाता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सवाल उठाया है कि अप्राकृतिक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया और अस्पताल के अधिकारियों ने शिकायत क्यों नहीं की जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सके। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है, लेकिन पॉइंट तो बना हुआ है। शव मिलने के लगभग 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करने का क्या कारण है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए था। आखिरी सवाल यह है कि पुलिस टाइमलाइन के अनुसार शव को पहली बार देखे जाने के 1 घंटे बाद यानी सुबह 10:30 बजे अपराध स्थल को सुरक्षित कर लिया गया था। 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह अस्पताल में भीड़ द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद भी कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि अपराध स्थल सुरक्षित था, लेकिन सीबीआई ने इसका खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले में बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमने 5वें दिन जांच शुरू की। जांच अपने आप में एक चुनौती थी क्योंकि अपराध स्थल को बदल दिया गया था। एफआईआर दहन संस्कार के बाद रात 11:15 बजे दर्ज की गई। क्या आपको लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कड़े कदम उठाकर पीड़िता के परिवार को न्याय देगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।